हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। और जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, जो भी आपका नाम है, तो वो नाम लिख दीजिए। और जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो वो कक्षा लगा दीजिए। जिस वर्ग में बना रहे हैं आज कक्षा 7 की, और विषय हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। समय अवधि हो जाएगा आपकी 45 मिनट। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है पृथ्वी की स्थलाकृति। तो इस प्रकार से आपको ये सारी खानापूर्ति कर लेनी। मित्रों, अगर आपको सामाजिक, इतिहास, भूगोल या अन्य किसी विषय से संबंधित पाठ्य योजनाओं की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रत्येक चीज़ की या प्रत्येक विषय की पाठ्य योजनाओं के बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपकी जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप वहाँ पर जाके प्राप्त कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। मित्रों, उसके पश्चात में आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी, वो है शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। लिखने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है, या शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य क्या है। शिक्षण के उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन है, या बच्चा ये पाठ पढ़ेगा तो उस खुद के अंदर क्या चेंजेस ला सकता है। तो वही जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बना लेने। पहला हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। कहने का मतलब है, अगर बच्चे ने ज्ञानात्मक शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण किया है, पहला जैसे शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, तो बच्चे के अंदर अपेक्षित परिवर्तन या इस प्रकार के परिवर्तन उसके अंदर दिखेंगे। तो आपको पहला परिवर्तन लिखना है ज्ञानात्मक, उसके पश्चात द्वितीय। तो द्वितीय परिवर्तन भी आप लिखना है, पृथ्वी की सलाहकर्ताओं के रूप में व्यक्ति या स्पष्ट कर सकेंगे अपनी सोच को। तीसरा आता है ज्ञान उपयोग, तो पृथ्वी की सलाहकर्ताओं की तुलना कर सकेंगे, पृथ्वी की सलाहकर्ताओं के संबंध में सीखे गए ज्ञान का नवीन जीवन में उपयोग कर सकेंगे ज्ञान उपयोग में। चौथा आता है कौशल, पांचवा आता है इसी प्रकार से अभिरुचि, और छठवा आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको इच्छा की इच्छा जो शिक्षण के उद्देश्य है, इच्छा की इच्छा शिक्षण के उद्देश्यों को लिख लीजिएगा। प्रत्येक चीज़ को मैंने लिखा है ध्यानपूर्वक, तो आप इसको ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा प्रत्येक चीज़ को। उसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सहायक सामग्री होती क्या है? सहायक सामग्री का मतलब है छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, तो उस शिक्षण के समय जो जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है, तो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम इस्तेलाकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। कि जो विद्यार्थी वो इस्तेलाकृतियों के बारे में पूर्व में क्या रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए, और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है? जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा कम से कम 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका पूछ सकती है या अध्यापक पूछ सकता है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब है, जो मेन पार्ट जो पाठ्य योजना का होता है वो प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। क्योंकि जितना प्रभावपूर्ण आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। कहने का मतलब है, जितने अच्छे आपका प्रस्तावना प्रश्न होंगे, आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी बन के निकल के आएगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा शिक्षार्थी या शिक्षक क्रिया। तो ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। छात्र अध्यापक पूछा गया, पृथ्वी का पर समस्त भाग जहाँ जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर दे देंगे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल के कितने भाग हैं? तो बच्चे उत्तर दे देंगे 3 भाग होते हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, इन तीनों भागों के नाम बताएं। तो बच्चे उत्तर दे देंगे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इस प्रकार से आपको सारे प्रस्तावना प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आप उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम पृथ्वी की स्थल आकृति के बारे में विस्तार पूर्वक, जिसके अंदर पर्वत, पठार व मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए, और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में आपको इसके अंदर 4 कॉलम बना ले। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, और चौथा हो जाएगा श्याम पटकार। तो ये हेडिंग लगाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, उसके अंदर शिक्षण बिंदु लिखना है पहला पर्वत। तो पर्वत के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप संपूर्ण इसके। इसके पश्चात में आपका प्रस्तुतिकरण लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन के अंदर, ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों में 600 मीटर दूर से अधिक ऊंचे व सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, पर्वत कहा जाता है। नीचे चौड़े व ऊपर की तरफ सकड़े व नुकीले होते हैं। ऊपर से नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहता है। पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। व पर्वत एक रेखा में कम से कम हो तो इस पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता जाता या गिरता रहता है।
विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो इसकी महत्वपूर्ण बातें या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको उसको श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तुतिकरण लिख लेना है और इसका जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसके साथ में बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए कि जो बोध प्रश्न है वो किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जब पढ़ाते वक्त बच्चों का ध्यान क्या रहे, पाठ में केंद्रित है। इस वजह से बच्चों को छात्र अध्यापिका द्वारा बोध प्रश्न दिए जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, उसका ध्यान पाठ में केंद्रित रहे। इसके पश्चात आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु है वो है पठार। तो पठार के बारे में विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा शुरुआत की जाए तो आपको इन सारे विकासात्मक प्रश्न के पश्चात में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। इसमें लिखिएगा आप, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। इसका उपयोग अधिकांश चरागाह के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहाँ संभव हो वहाँ पर निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला। तो ये सारे हो जाएगा आपका पठार के बारे में प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी गृह में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको जो मैंने इसमें लिखा है तो आपको इस महत्वपूर्ण बातों को श्यामपट्ट कार्य में लिख लीजिए। इसके पश्चात में आपको नीचे हेडिंग लगा लेनी बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आपको लिख लेने हैं, जो सारे मैंने बोध प्रश्न आपको लिखा है तो सारे बोध प्रश्न आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में जो आपको अगले पेज पर फिर से, अगर आपका पेज भर गया है तो फिर से आपको 4 कॉलम बना लें। वही शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो 4 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु होगा तो शिक्षण बिंदु के अंदर आपका शिक्षण बिंदु लिख लीजिए मैदान। तो मैदान के बारे में छात्र अध्यापक द्वारा जो विकासात्मक प्रश्न दिए गए तो आप सारे विकासात्मक प्रश्न को लिख लीजिए। उसके पश्चात छात्र अध्यापक कथन के अंदर आपको जो मेरे प्रस्तुतिकरण दिया है तो ये प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। भूभाग को या समतल भूभाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल समतली भाग को सतह के लगभग आधे पर मैदान पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। ये प्रस्तुतिकरण लिखने के पश्चात में आपको जो विद्यार्थी क्रिया है उस विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे आप, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए, जो श्यामपट्ट कार्य है उसके जो महत्वपूर्ण बातों को विद्यार्थी क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारा प्रस्तुतिकरण लिख लेना और जो उसके बोध प्रश्न है वो 2 बोध प्रश्न आपको लिख लेने हैं। तो सारे आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिए। तो इस प्रकार की आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है मित्रों। लेकिन उससे पहले आपको टिक लगा रही है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं और इसलिए किए जाते ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया या बच्चों ने जिसके बारे में शिक्षण किया है तो वो शिक्षण बच्चों ने कितना हद तक किया है, किस स्तर तक उनको याद हुआ या कितना याद हुआ है। तो इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। अवच्छेद वाले, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान वाले, निबंधात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। इनका एक उद्देश्य मात्र है बच्चों का मूल्यांकन करना। उसके पश्चात आपको रिंग लगा लेने गृह कार्य, और गृह कार्य दे देना है आपको बच्चों को। और गृह कार्य इस स्तर पर देना है, इस घटना के स्तर के आधार पर देना है आपको। जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया उस प्रकार से आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है मित्रों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।